हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केडॉक्स। मैं डॉक्टर राना चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है कोविड-19 2.0 के बारे में। और हम लोगों ने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें हम लोगों ने सिम्टम्स कैसे प्रेजेंट करते हैं कोविड-19 बच्चों में, वो सब के बारे में बात किया है। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो है कि अगर किसी बच्चे को एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 है, यानी अगर कोविड-19 RT-PCR बच्चे को पॉजिटिव आ जाता है तो उसका घर पे रह के कैसे इलाज करें। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दूंगा कि अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज़ घर पे बिना किसी मेडिकल टीम से या पीडियाट्रिशियन के एडवाइस से घर पे इलाज ना करें। अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, अपने यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करें और जैसा वो लोग प्रोटोकॉल बताएं उसको फॉलो करें। हो सकता है बच्चे को सीवियर केसेस में या सिम्टोमेटिक केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। ये वीडियो बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए है जो उनके बच्चे एसिम्टोमेटिक हैं, जो सिर्फ RT-PCR जिनका पॉजिटिव आया है। तो हम कुछ टिप्स देंगे कि कैसे बच्चे को घर में हम लोग रख सकते हैं और क्या क्या केयर करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि घर पे ही हम उनका कोरोना ठीक कर सकें। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो कोविड-19 2.0 है या सेकेंड फेज़ जो आया है या सेकेंड वेव जो इंडिया में आई है, ये कहीं ना कहीं पिछली बार के कोविड से ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा डेडली है और इसमें मॉर्टालिटी भी ज़्यादा हो रही है। इसकी एक वजह तो है कि कोविड का जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, चेंज होता रहता है, नया स्ट्रेन आता है। दूसरी वजह है कि हम एज़ पेरेंट्स और एज़ सिटीजन्स कहीं ना कहीं रिलैक्स हो गए हैं। हम वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे जो पिछले साल हम मार्च अप्रैल में लॉकडाउन के टाइम पे ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है और हम सिर्फ वायरस को इस बार ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस बार ऐसा देखने को आ रहा है कि मेरी OPDs में पिछले 7 से 10 दिनों में जो नंबर ऑफ़ केसेस बच्चों को हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के डेटाज़। अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है CDC के, उसके अकॉर्डिंग US में 22% टोटल 100 में से 22 पेशेंट जो कोविड के हैं वो बच्चे हैं। 22% इज़ अ वेरी हाई नंबर। इसका जो रेंज है 13 to 22% बच्चों में हो रहा है। ऑल्दो जो बच्चों में मॉर्टालिटी है, फेटालिटी है, डेथ्स हैं कोविड की वजह से, वो अभी भी लेस देन 1% है, बट अभी भी ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही है और डेली हमारे पास नए डेटाज आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब आते हैं अगली पॉइंट पे कि क्यों बच्चे हमारे ज़्यादा प्रोन हैं कोविड-19 के होने के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि बच्चों में कोई वैक्सीनेशन नहीं है। जो भी वैक्सीन अभी गवर्नमेंट से अप्रूव हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड है, वो सिर्फ एक फाइज़र की है जो कि हम लोग 16 साल से ऊपर दे सकते हैं। इंडियन में जो वैक्सीन है वो 18 ईयर से अबव देना है। हम क्यों इस बार देख रहे हैं कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके लिए कोई और नहीं है ब्लेम करने के लिए, हम पेरेंट्स ही ब्लेम करने के लिए हैं। क्योंकि बच्चों को जो एक्सपोजर हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से, अपने घर में जो भी लोग हैं उनसे हो रहा है। क्योंकि बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, बच्चे ज़्यादा बाहर जा नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एज पेरेंट्स को ब्लेम लेना पड़ेगा कि बच्चों में जो केसेस हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं और हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या रखनी है कि बच्चों के लिए जो मैक्सिमम दवाइयाँ जो हम लोग कोविड में दे रहे हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए, उसमें से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रेमडेसिविर का, ये 12 साल से नीचे बच्चों में या 40 किलो के नीचे बच्चे में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम अगर आइवरमेक्टिन की बात करें तो 2 साल से छोटे बच्चों को वो हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बहुत स्पेशल सिनेरियोज़ में दे रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम बच्चों में दे ही नहीं सकते, इसलिए भी हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन आपकी 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। वैक्सीन के साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वैक्सीन के होने के दोनों डोजेज़ लगने के 14 दिन के बाद भी बहुत लोगों को कोविड पॉजिटिविटी हो रही है, बट कहीं ना कहीं उनके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, बट वो दूसरों को कोविड दे सकते हैं। तो अगर आपको वैक्सीन लग भी गई है तो भी आप प्लीज़ केयरफुल रहें। अभी भी अपने जो गार्ड्स हैं उसको नीचे नहीं करें, प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करें और सारी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये बताऊँगा कि RT-PCR की जो रिपोर्टिंग है उसमें जब भी आप लोग रिपोर्ट देखें तो CT वैल्यू को बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये CT वैल्यू क्या होता है। और डेली गाइडलाइंस चेंज होती हैं।
एट प्रेजेंट जो है कि अगर आपके RT-PCR की रिपोर्ट की साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी CT वैल्यू 35 से ज़्यादा है तो वो हम लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं मानते हैं। अगर 35 से कम है तो हम उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या कोरोना पॉजिटिव मानते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपोर्ट देखें तो इसकी ध्यान दें कि आपकी रिपोर्ट में CT वैल्यू कितनी है, वो आपके डॉक्टर्स आपको खुद बताएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बच्चों को मास्क पहनाना है। एज पेरेंट्स बच्चे हमें बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है कोविड को लेके, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे, हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे, हम नीचे मास्क पहनेंगे तो बच्चे भी वही कॉपी करेंगे। और फिर से ये एक चीज़ मैं बात याद दिला दूँ कि बच्चों को कहीं और से इन्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अपने घर के एल्डरलीज और पेरेंट्स से मिल रहा है। तो एज पेरेंट्स इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर किड्स कि हम लोग बहुत केयरफुल रहें, बहुत ध्यान रखें। तो अब चलते हैं इस वीडियो के लिए जो अब मेन है पार्ट कि हम घर पे कैसे ध्यान रखें। फिर से मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये सिर्फ माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए होता है जिनको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर बच्चे को कुछ डेंजर साइंस आते हैं जो कि मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊँगा, तो प्लीज़ अपने हेल्थ अथॉरिटीज़ को, अपने CMO ऑफिस को, अपने डॉक्टर को तुरंत कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल देर नहीं करनी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट है रेस्ट। रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए इस वायरस से फ़ाइट करने के लिए, इस इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेस्ट से ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को दिन भर बेड पे रखें। रेस्ट से ये मतलब है कि हम प्रॉपर रेस्ट लें, एक्सर्शन वाली चीज़ें नहीं करें, माइल्ड एक्सरसाइज यानी घर के अंदर ही 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज, वॉकिंग, इधर उधर चलना, घर में रोम करना, ये ज़रूर करवाएं। कमरे के अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली ऐसा दिन में 3 से 4 बार करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ रेस्ट के साथ है कि आप डेली योगा या एक्सरसाइजेज़ करें, जिससे रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो बच्चों को सिखाएं, उससे हमारी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो बढ़ती है। और थर्ड पॉइंट इस रेस्ट में है कि अपना रूटीन फॉलो करें। टाइमली उठना है, टाइमली सोना है, टाइमली खाना खाना है, डेली 1 से 2 बार बच्चों को नहलाएं, कपड़े डेली बदलें, बेडशीट्स बदलें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था पहला पॉइंट जो रेस्ट और रूटीन में आता है। सेकेंड पॉइंट जो होता है डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में। तो डाइट से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम फ्रूट्स खाते रहें और सिर्फ मल्टीविटामिन्स खाते रहें। डाइट से हमारा पर्पस है कि आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का गुड अमाउंट होना चाहिए, सीरियल्स खाएं, बाहर की चीज़ें अभी नहीं खाएं, साथ में फ्रूट्स इंक्लूड करें, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन C ज़्यादा होता है, उनको डाइट में इंक्लूड करें। डाइट के साथ साथ हाइड्रेशन की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट फ्लूइड लेने की कोशिश करें। हल्का गर्म फ्लूइड, जो लूक वार्म फ्लूइड होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, गले में भी आराम देंगे और बच्चे के लिए भी अच्छे हैं। तो जैसे सूप्स हुए, लूक वार्म वाटर हुआ, ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है विटामिन्स का या सप्लीमेंटेशंस का। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ रोल, अभी नई स्टडीज़ आ रही हैं उनमें एक विटामिन C का रोल होता है, क्योंकि विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपकी इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट करता है। तो जब भी अगर ऐसा RT-PCR पॉजिटिव आता है अपने बच्चों को तो विटामिन C सप्लीमेंटेशन लें, अपने डॉक्टर से सही डोज पूछें, विटामिन C रिच फ्रूट्स लें। इसके अलावा विटामिन D का बहुत बड़ा रोल है, तो विटामिन D की भी डोज़ अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें। जनरली हम लोग 60,000 यूनिट पर वीक देते हैं, तो उसको अपने डाइट में इंक्लूड करें। विटामिन D रिच सोर्सेज जैसे मिल्क है, दूध में हमारा ऑलमोस्ट 25% एक गिलास दूध में आपका विटामिन D का जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसको इंक्लूड करें। इसके अलावा एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने बात की है इम्यून बूस्टिंग फूड्स की, आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने बताई हैं जो कि आपके बच्चे को डाइट को और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो आप उन सारी चीज़ों को जब बच्चा कोविड पॉजिटिव आता है तो इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे की डाइट में। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो होता है पोजीशनिंग की। जब भी अगर आप कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो ऐसी स्टडीज़ में देखा गया है कि अपने पेट के बल लेटना यानी प्रोन पोजीशनिंग बहुत हेल्पफुल होता है। तो बच्चे को भी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रोन पोजीशन या पेट के बल लेटाने की कोशिश करें। ध्यान क्या क्या रखना है कि 1 साल से छोटे बच्चे पे ये प्रैक्टिस नहीं करें क्योंकि उनमें सडन इन्फेंट डेथ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सांस रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये रखना है कि तुरंत खाने के बाद आप उल्टा ना लेटें।
उल्टा लेटने से हमारे लंग्स के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि पहले इरिटेट नहीं होते हैं, रिक्रूटेड नहीं होते हैं, वो इंक्लूड हो जाते हैं रेस्पिरेशन में और ऑक्सीजनेशन में, और हमारा ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। तो प्रोन पोजीशनिंग ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ को कॉम्बैट करने में, अगर आप घर में कुछ प्रिकॉशंस या घर में ट्रीट कर रहे हैं। तो प्रोन पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट जो 5th पॉइंट है वो है मूड एलिवेशन। आपका मूड कहीं ना कहीं एक ब्रेन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो एज़ पेरेंट्स, एज़ बच्चों को पैनिक नहीं होने दें। पैनिक नहीं होना है, समझदारी से काम लेना है। अगर आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव मूड पे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है इन्फेक्शन से लड़ने में। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ख़राब न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ को अवॉइड करना है और अपने मूड को एलिवेटेड रखना है, खुश रहना है, अच्छे अच्छे सीरियल्स देखने हैं, बातें करनी है अपने दोस्तों से, ताकि आप डिप्रेशन या नेगेटिव मूड में ना रहें। कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूड एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी भी पेशेंट के आउटकम में। तो अगर आप होम क्वारंटाइन पे हैं या घर पे इलाज कर रहे हैं तो अपने मूड को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। 6th पॉइंट जो आता है वो होता है बीटाडिन गार्गल का रोल। तो बीटाडिन गार्गल का रोल बहुत अच्छा है, आपके गले में भी सूट करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, अभी हम आपको दिखा देंगे कि बीटाडिन गार्गल कैसे बनाना है। बीटाडिन गार्गल अगर आप कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, बड़े बच्चे में आप एडवाइस कर सकते हैं, जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं, जो कि गार्गल करने में समर्थ हैं। छोटे बच्चों में नहीं देना है ये चीज़। 5 साल से बड़े बच्चे को हम लोग कहते हैं कि बीटाडिन गार्गल करें। गार्गल कम से कम 1 मिनट का करें, और गार्गल करने के बाद आप 15 से 20 मिनट कुछ खाए पिए ना। इससे ये रहता है कि उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा बेटर रहता है। और दिन में कम से कम 2 से 3 बार बीटाडिन गार्गल करना बहुत ज़रूरी है। तो बीटाडिन गार्गल बनाने के लिए सबसे पहले आप बीटाडिन लेंगे, जो भी बीटाडिन का अमाउंट है उसको 1/3 रखना है, और उसमें फिर 1:3 के रेशियो में पानी मिला देना है। तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी 1:3 मतलब 3 हिस्से पानी के हों, 1 हिस्सा बीटाडिन का हो, तो इससे जो सॉल्यूशन बना ये बीटाडिन गार्गल का होता है, और इसको आप गार्गलिंग के लिए इस्तेमाल करें। डायरेक्ट बीटाडिन सॉल्यूशन को आप यूज़ मत करें गार्गलिंग के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे कि मैं इसमें बताऊंगा कि कुछ चीज़ें आपको घर में रखनी है अगर बच्चे को घर में आपने कोविड पॉजिटिव है और बेबी को आपको ट्रीट करना है या होम क्वारंटाइन पे हैं। तो सबसे पहले तो जो रखना है वो है कि एक डिजिटल थर्मामीटर रहे, चाहे वो आप इंफ्रारेड रख सकते हैं या नॉर्मल थर्मामीटर रख सकते हैं, और आप उससे बच्चे का टेम्परेचर लेते रहें। दूसरा जो है कि एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे का सैचुरेशन चेक करने के लिए या ऑक्सीजनेशन चेक करने के लिए। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ। थर्ड चीज़ जो रहेगी कि आपको रिकॉर्ड रखना है। एक रजिस्टर में आप अपने रिकॉर्ड को या टेम्परेचर मॉनिटरिंग या वाइटल मॉनिटरिंग को हर 4 से 6 घंटे पे रिकॉर्ड करते रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर पॉसिबल हो तो बीपी कफ अगर बच्चे के साइज़ का आता है, आजकल ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं, अगर वो घर पे है तो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आप बच्चे की एवरी 4 to 6 आवर्ली बीपी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप वो चीज़ अपने डॉक्टर्स को भी बता सकते हैं कि कितना बीपी होना नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों का बीपी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नॉर्मल होता है। तो ये हमारा एक पल्स ऑक्स होता है छोटा, इसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान क्या क्या रखना है कि पल्स ऑक्स यूज़ करते वक्त जब भी आप पल्स ऑक्स फिंगर पे लगाएं तो उस पर कोई नेल पेंट नहीं होना चाहिए, नाखून टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। जैसे ये हमारे यहाँ के एक स्टाफ है, उनका ये टेढ़े नाखून में आप पल्स ऑक्स लेंगे तो रीडिंग सही नहीं आएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। नाखून डिस्कलर्ड नहीं होने चाहिए, किसी तरीके का काला या कोई पिगमेंट नहीं होना चाहिए नाखून पे। और फिर इसको आपको जो उंगली में सबसे अच्छे से फिट हो, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़, उस तरीके से फिट करके आपको एक फर्म सरफेस पे रख देना है। तो चेक करने के लिए ध्यान क्या रखना है कि हमेशा आपको फिंगर्स जो हैं वो हिलते हुए ना रहें, फर्म सरफेस पे रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वेव्स जैसे आप देख रहे हो इसमें कि वेव्स जो है ये क्लियर एक रेगुलर पैटर्न में आ जाती है, तब हम उस सैचुरेशन को नॉर्मल मानते हैं। फिर भी हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 2 से 3 मिनट रखें और चेक करें कि सैचुरेशन कितना है। अगर सैचुरेशन 94 से ऊपर परसिस्टेंटली रह रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो है कि डेंजर साइंस क्या है, कब आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है या हॉस्पिटल में जाना है या कब एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से सुनिए और नोट करिए। अगर आपके पल्स ऑक्सीमीटर में आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, टैकीकार्डिक है, या हार्ट रेट इतना बढ़ा है कि आपको अपनी धड़कन खुद महसूस हो रही है, तब आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आपका टेम्परेचर
अब पिछले 2 दिनों में मोर देन 48 आवर यानी 48 आवर से ज़्यादा हो गए हैं और हाई ग्रेड टेम्परेचर बना हुआ है, 102, 103 से ज़्यादा टेम्परेचर लगातार बना हुआ है, तो उस कंडीशन में भी तुरंत अपने हॉस्पिटल में या डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप पल्स ऑक्स पे सैचुरेशन चेक कर रहे हैं और सैचुरेशन परसिस्टेंटली 94 से कम हो रहा है, 94 से ऊपर होना नॉर्मल है, 94 से कम हो रहा है और लगातार रह रहा है, वेव अच्छे से आ रहे हैं, सही उंगली पे लगाया है, इसके बाद भी अगर 94 से कम है तब आपको तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है और प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है एडमिशन की ज़रूरत पड़े। अगला पॉइंट है कि अगर किसी भी तरीके का बिहेवियरल चेंज, कंफ्यूजन हो रहा है, अनाप शनाप कोई बोल रहा है या फुल कॉन्शियस मतलब कि नॉर्मल से हट के कंफ्यूजन स्टेट में चला गया है कोई भी पेशेंट या बच्चा, तो आप तुरंत दिखाएं। अगर यूरिन जो है वो डार्क कलर हो रही है, बहुत काली हो रही है, जो कि एक डिहाइड्रेशन का साइन हो सकता है, तो भी आपको तुरंत कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस बहुत तेजी से चल रही है या बच्चे को सांस लेते वक्त छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, नाक फूल रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, अपने पास में डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, उनको ये ज़रूर बता दें कि आप कोविड पॉजिटिव है और होम क्वारंटाइन पे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर जगह पे भेजा जाएगा और एडमिट किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंजर साइंस को याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कब आपको होम क्वारंटाइन छोड़ के एडमिशन की ज़रूरत है और प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें, बट एटलीस्ट इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी केसेस जो हैं वो खुद ब खुद घर में ट्रीट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी जिनको रिक्वायरमेंट है उनको बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कुछ और पूछना है तो कॉमेंट करिए। तो अभी के लिए नमस्ते।